शुरुआत में कुछ नहीं था, न समय, न आकाश, न धरती, न जीवन, बस अनंत शून्य। ये वो समय था जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। इस अनंत शून्य में एक बिंदु था, एक अत्यधिक घना और गर्म बिंदु। ये बिंदु इतना छोटा था कि इसे माइक्रोस्कोप से भी ना देखा जा सके, सुई की नोक से भी छोटा, एक प्रोटॉन से भी छोटा। इसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। लगभग 1380 करोड़ साल पहले इस बिंदु में एक विस्फोट हुआ। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि ये था समय और स्थान का बनना। उस एक पल में इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। इस विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। उस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा बनी। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। ये वही घटना है जिससे पूरी सृष्टि, जीव और भौतिक मान्यताओं की शुरुआत होती है, और इसे कहा जाता है बिग बैंग थियरी। इस विस्फोट के पहले कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही क्वार्क्स और ग्लूऑन जैसे सूक्ष्म कण बनने लगे, जो आगे चलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल गए। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। अगर हमें अपना इतिहास जानना है या फिर ये पता करना है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, तो हमें किसी एक पॉइंट से इसकी शुरुआत तो करनी ही होगी। और ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थियरी ही वो पॉइंट है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये थियरी बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत, या फिर थोड़ा बहुत सही और थोड़ा गलत? जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियन वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का पहला साइंटिफिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने 1927 में ये सजेस्ट किया था कि यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, जिसे उन्होंने प्राइमल एटम या कॉस्मिक एग कहा। उनके अनुसार ये पॉइंट एक धमाके के बाद फैलना शुरू हुआ, और आज हम जो यूनिवर्स देखते हैं वो उसी फैलाव का नतीजा है। लेमेत्रे ने आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके ये दिखाया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन शुरुआत में तो आइंस्टाइन ने भी उनके काम को क्रिटिसाइज किया। लेमेत्रे के मॉडल को पहले हाइपोथेसिस ऑफ द प्राइमल एटम के नाम से जाना जाता था। उस वक्त ये बात कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उससे पहले लोग ये मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक और इटर्नल है, यानी कि ना कभी बना और ना ही कभी खत्म होगा। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि यूनिवर्स हमेशा से वैसा ही था जैसा अब है, ना इसका कोई आरंभ है ना अंत। इन धारणाओं को स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल या इटर्नल स्टैटिक यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इनिशियली यही मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, और उन्होंने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एडजस्ट करने के लिए एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, ताकि यूनिवर्स को स्टैटिक दिखाया जा सके। इस थियरी के अनुसार यूनिवर्स कभी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि हमेशा एक फिक्स्ड साइज और शेप में ही रहता है। जॉर्ज लेमेत्रे के काम को पहली बार 1930 के दौरान एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि शुरुआत में लेमेत्रे की थ्योरी ना तो लोगों को समझ आई और ना ही लेमेत्रे इसे ठीक तरीके से समझा पाए, और उस वक्त के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। लेमेत्रे ने जब अपना पहला पेपर 1927 में पब्लिश किया, उसमें उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करते हुए बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। उस पेपर में उन्होंने कहा कि अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो यूनिवर्स की शुरुआत किसी एक पॉइंट से हुई थी। शुरुआत में आइंस्टाइन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और कहा, योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट बट योर फिजिक्स इज़ अबोमिनेबल। यहाँ उनका कहना था कि आपका कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन आपका फिजिक्स घटिया है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1929 में अपने ऑब्जर्वेशन से ये साबित किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और ये यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का सबूत था। इससे लेमेत्रे की थियरी को सपोर्ट मिला। हबल ने गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व किया, जो ये दिखाता है कि गैलेक्सीज हमसे जितनी दूरी पर हैं वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। 1933 में लेमेत्रे और आइंस्टाइन एक पब्लिक लेक्चर में एक साथ गए। यहाँ लेमेत्रे ने अपनी बिग बैंग थियरी, जो उस वक्त हाइपोथेसिस ऑफ प्राइमल एटम कहलाती थी,
का विस्तार से वर्णन किया। लेक्चर के बाद आइंस्टाइन ने अपना पुराना स्टांस बदल दिया और कहा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिएशन आई हैव एवर हर्ड। आइंस्टाइन के इस चेंज ऑफ माइंड ने बिग बैंग थियरी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया, क्योंकि आइंस्टाइन साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते थे। लेकिन अब भी कई वैज्ञानिक बिग बैंग थियरी के पक्ष में नहीं थे। 1948 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने स्टेडी स्टेट थियरी मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने इस थियरी को बिग बैंग थियरी के अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप किया, क्योंकि उनका मानना था कि यूनिवर्स इटर्नल होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फ्रेड हॉयल, जो एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस थियरी का सबसे ज़्यादा प्रमोशन किया। हॉयल ने बिग बैंग थियरी का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह आइडिया मेटाफिजिकल या रिलीजियस लगता था, और क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक बिगिनिंग या क्रिएशन मूवमेंट था, इसलिए उन्हें बिग बैंग थियरी साइंटिफिक नहीं लगती थी। हॉयल, बॉन्डी और गोल्ड ने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को सपोर्ट करता था, लेकिन इसके साथ ये भी प्रपोज किया कि नए मैटर का क्रिएशन लगातार होता रहता है। इस थियरी का आइडिया लार्जली आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से इंस्पायर था, जो ओरिजिनली आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को स्टैटिक बताने के लिए तैयार किया था। स्टेडी स्टेट थ्योरी एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जो ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स का कोई डेफिनेट ऑरिजिन यानी कि निश्चित उत्पत्ति नहीं है और ना ही इसका कोई अंत होगा। इस थियरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा एक नियमित स्थिर अवस्था में रहता है, यानी चाहे यूनिवर्स फैल रहा हो, लेकिन हर वक्त नई आकाशगंगाएं और तत्व बनते रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स का ओवरऑल घनत्व हमेशा एक जैसा रहता है। इस थियरी के हिसाब से यूनिवर्स इटर्नल है और ना इसकी कभी शुरुआत हुई थी और ना ही कभी अंत होगा। 1940 से लेकर 1960 के बीच स्टेडी स्टेट थियरी को काफ़ी सपोर्ट मिला और कुछ लोगों ने इसे बिग बैंग थियरी से ज़्यादा भरोसेमंद मॉडल माना, क्योंकि ये एक इटर्नल और स्टेबल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देती थी। फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड के काम को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे और ये थियरी बिग बैंग थियरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। ये ऐसा वक्त था जब सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस बात को लेकर लोगों के सामने दो थियरीज थी, एक तरफ बिग बैंग थियरी तो दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट थियरी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों का झुकाव बिग बैंग थियरी की तरफ बढ़ गया। अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने 1965 में CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की, जब वो लैब में एक रेडियो एंटीना के साथ काम कर रहे थे। ये रेडिएशन एक यूनिफॉर्म सिग्नल था जो हर डायरेक्शन से आ रहा था और इसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को सरल भाषा में समझना हो तो ये एक तरह की भूतकाल की आवाज़ है। CMB एक प्रकार की रेडिएशन या ऊर्जा है जो पूरे यूनिवर्स में हर दिशा से आती है और ये हमारे आसपास ही होती है। ये रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स के गर्म और घने स्वरूप से निकली हुई लाइट है, जो आज भी हमें मिल रही है, लेकिन बहुत ठंडी और कमज़ोर हो चुकी है। जब 1380 करोड़ साल पहले यूनिवर्स एक अत्यधिक छोटे और गर्म बिंदु से शुरू हुआ था, उस समय सब कुछ इतना गर्म था कि लाइट के लिए यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट नहीं था, यानी कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से ट्रेवल नहीं कर सकता था। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि एटम्स बनने लगे और उस समय से प्रकाश ट्रेवल करने लगा। उस वक्त यूनिवर्स से जो प्रकाश निकला था वही प्रकाश आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में हमें मिल रहा है। तब के समय की लाइट बहुत गर्म थी, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ ये लाइट स्ट्रेच हो गई और ठंडी हो गई, जो आज माइक्रोवेव के फॉर्म में हमारे पास पहुंचती है, जिसका टेम्परेचर आज लगभग 2.7 केल्विन है, जो कि -270 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सोचिए, आप एक बड़ा एक्सप्लोजन देख रहे हैं जो करोड़ों साल पहले हुआ था। उस एक्सप्लोजन से निकला हुआ प्रकाश दुनिया के हर कोने में ट्रेवल करता है। धीरे धीरे ये प्रकाश कमज़ोर और ठंडा होता गया, लेकिन फिर भी आज के समय तक हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्रकाश एक पुराने अवशेष जैसा है जो हमें दिखाता है कि यूनिवर्स अपने पहले दिनों में कैसा था। ये अवशेष हमें सबूत देता है कि यूनिवर्स एक निश्चित शुरुआती बिंदु से शुरू हुआ था। CMB को ऑब्जर्व करके वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स की उम्र, साइज और कंपोजिशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है।
सरल शब्दों में सीएमबी एक पुरानी फोटो की तरह है जो हमें यूनिवर्स के जन्म का पता देती है, और ये फोटो अब तक यूनिवर्स में छुपी हुई है और हमें इस ब्रह्मांड की कहानी बताती है। जब पेंजियस और विल्सन ने 1965 में सीएमबी रेडिएशन डिस्कवर किया तो स्टेडी स्टेट थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यूनिवर्स के शुरुआती गर्म और घने स्वरूप का इस थियरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। स्टेडी स्टेट थियरी ये मान के चलती थी कि यूनिवर्स हमेशा एक स्थिर अवस्था में रहता है, जो सीएमबी की डिस्कवरी के बाद अनरीजनेबल हो गया। फ्रेड हॉयल, जो स्टेडी स्टेट थियरी के सबसे बड़े समर्थक थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि उनकी थियरी सीएमबी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 1965 के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में स्टेडी स्टेट थियरी का समर्थन बिल्कुल खत्म हो गया और इस थियरी को पूरी तरह से भुला दिया गया। आज के वक्त कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग थियरी सबसे वाइडली एक्सेप्टेड और रिलायबल मॉडल है जो यूनिवर्स की शुरुआत और विकास को समझाती है। बिग बैंग थियरी के साथ कई और ऑब्जर्वेशंस एविडेंसेस जुड़े हुए हैं, जैसे गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट, जो हमें दिखाता है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और जो यूनिवर्स 1380 करोड़ साल पहले एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु से शुरू हुआ था, वो आज भी फैलता जा रहा है। गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट बिग बैंग थ्योरी का एक ठोस सबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह दिखाता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी प्रकाश तरंगें स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे प्रकाश की लेंथ बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट में प्रकाश की तरंगें लाल रंग में बदल जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगें सबसे लंबी होती हैं। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं वो पहले की तुलना में लंबी तरंगों में आ रहा है, जो बताता है कि उस प्रकाश का जो स्रोत है वो हमसे दूर जा रहा है। रेड शिफ्ट पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों में दिखाई देता है। ऐसे में इस प्रक्रिया के जरिए इनकी दूरी का अंदाजा हमें पृथ्वी पर बैठे बैठे मिल जाता है। 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि दूर की गैलेक्सियां हमसे और दूर जा रही हैं, और उनकी दूरी जितनी ज़्यादा है वह उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इन गैलेक्सियों से आने वाला प्रकाश रेड शिफ्ट हो रहा है। ये इस बात का सबूत था कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा अन्य हिस्सों से दूर जा रहा है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि बिग बैंग थ्योरी का एक बहुत बड़ा सबूत था। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की प्रचुरता को बिग बैंग थ्योरी का एक महत्वपूर्ण सबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में परमाणुओं के बनने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझाने में सक्षम है। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलने लगा, इसका तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। पहले कुछ मिनटों के भीतर तापमान इतना कम हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर हल्के तत्वों के नाभिक बना सके। इसी प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम बने। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के मॉडल के अनुसार अगर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था वही थी जैसे कि बिग बैंग थ्योरी कहती है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की मात्रा वर्तमान में ब्रह्मांड में उन्हीं अनुपातों में होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने इन तत्वों की प्रचुरता का अवलोकन किया है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि बिग बैंग मॉडल में बताया गया। ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता एक समान है। यह दिखाता है कि इन तत्वों का निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में हुआ था, जब सब कुछ करीब करीब एक जैसा था। अगर कोई वैकल्पिक मॉडल होता जिसमें ब्रह्मांड ने किसी अन्य तरह से शुरुआत की होती, तो हमें इन हल्के तत्वों की इतनी अधिक मात्रा या इस तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर ब्रह्मांड हमेशा से स्थिर होता तो तारों और सुपरनोवा जैसी प्रक्रियाएं भारी तत्वों का निर्माण करती, लेकिन प्रारंभिक हल्के तत्वों की इतनी अधिक मात्रा नहीं होती। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की प्रचुरता यह बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था में हुई थी, जहां इन हल्के तत्वों का निर्माण संभव था। बिग बैंग थ्योरी का यह मॉडल न केवल इन तत्वों की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ था। इस प्रकार इन हल्के तत्वों की प्रचुरता बिग बैंग थ्योरी को समर्थन देने वाले सबसे ठोस प्रमाणों में से एक है। लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स।
ये गैलेक्सीज के क्लस्टर्स और कॉस्मिक वेब के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाएं यह दिखाती हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव ने समय के साथ कैसे बड़ी बड़ी गैलेक्सी संरचनाओं का निर्माण किया। ये उतार चढ़ाव और वर्तमान में देखी जाने वाली संरचनाएं जैसे कि गैलेक्सियों के समूह और जाल बिग बैंग थ्योरी का सीधा सबूत है। और अंत में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज, जिसने बिग बैंग थ्योरी की विश्वसनीयता बढ़ा दी। ये बिग बैंग के बाद बची हुई एनर्जी है जो यूनिवर्स के गर्म शुरुआत को दिखाती है। लेकिन फिर भी बिग बैंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एविडेंसेस पर आधारित सिर्फ एक थ्योरी है और इसे हम 100% भी सच नहीं कह सकते। ये थ्योरी कुछ खास बातों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे ये थ्योरी इस बात का जवाब नहीं देती कि बिग बैंग से पहले क्या था। इस थ्योरी के अनुसार हम यूनिवर्स के शुरू होने के एग्जैक्ट मोमेंट या उसके पहले के स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते और बिग बैंग थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं करती। बिग बैंग के तुरंत बाद एक एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेंशन हुआ जिसे इन्फ्लेशन थ्योरी कहते हैं। इस प्रोसेस को बिग बैंग के फ्रेमवर्क में समझने के लिए एक अलग मॉडल की ज़रूरत है। साइंस में किसी भी थ्योरी को ऑब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं माना जाता। थ्योरीज एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती हैं और जैसे जैसे नए डेटा आते हैं थ्योरीज भी बदलती रहती है। बिग बैंग थ्योरी भी साइंस के इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। आने वाले समय में हम नए ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो बिग बैंग थ्योरी को और क्लियर करेंगे या फिर कुछ नए मॉडल्स को प्रपोज करेंगे जो यूनिवर्स की उत्पत्ति को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। बिग बैंग थ्योरी को 100% सही मानकर अब तक के सभी सवालों का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्स की उत्पत्ति और विकास का सबसे एक्सेप्टेड और स्ट्रांगली सपोर्टेड मॉडल है। बिग बैंग थ्योरी अब तक की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो हमारे पास है और ये कई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पर बेस्ड है, लेकिन इसे 100% निश्चित रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि हम अभी भी यूनिवर्स के रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं। साइंस में जैसे जैसे नए एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशंस मिलते रहते हैं थ्योरीज भी बदलती रहती है और हमारी समझ भी बढ़ती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हमने शुरुआत ही 1380 करोड़ साल पहले से की है।